13 जनवरी को जैसे ही गवर्नमेंट यूजीसी के नए नियम लागू करती है, वैसे ही पूरे देश में बवाल मच जाता है। छूट देने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी ही कुल्हाड़ी से अपने पैरों पर वार करते रहें। बराबरी देने के नाम पर अगर एक समाज डरने लगे, चुप रहने लगे और बहस से भागने लगे तो सवाल उठना जरूरी हो जाता है। आज भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में ठीक ऐसा ही माहौल बनता दिख रहा है। आज अगर देश में कहीं किसी स्वर्ण बिरादरी के व्यक्ति की हिंसा में मौत हो जाती है तो ज्यादातर मामलों में न बड़े आंदोलन होते हैं, न चक्का जाम, न ही देशव्यापी गुस्सा। लेकिन वही घटना अगर एससी या एसटी वर्ग से जुड़ी हो तो सड़कें जाम होती हैं, सरकार पर आरोप लगते हैं, दूसरी बिरादरियों को दोषी ठहराया जाता है। यह तुलना किसी की मौत को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि क्या हमारी संवेदना सबके लिए समान है। सबसे पहले यह बात साफ होनी चाहिए कि एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून किसी की छूट नहीं है, बल्कि सदियों के अन्याय से बचाव का एक कवच है। दलित और आदिवासी समाज ने लंबे समय तक छुआछूत, गाली गलौज, हिंसा, सामाजिक बहिष्कार और प्रशासनिक अनदेखी झेली है। इसी सच्चाई को देखते हुए यह कानून बनाया गया ताकि कोई उन्हें अपमानित ना करे, हिंसा करे तो तुरंत कार्रवाई हो, पीड़ित को डर के बिना न्याय मिले। फिर आखिर डर कहां से पैदा हुआ, आइए जरा इसे समझते हैं। समस्या कानून की मंशा में नहीं, उसकी प्रक्रिया में महसूस की गई। इस कानून के तहत शिकायत मिलने पर तुरंत एफआईआर, कई मामलों में तो पहले गिरफ्तारी, उसके बाद से जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। शुरुआती स्तर पर आरोपी की बात कम सुनी जाती है। अब यहाँ से ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लोगों में एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा होता है। वो डर किस तरह का है? जैसे खुलकर बोलने का डर। अब लोग सोचते हैं कहीं मेरी बात को जातिगत अपमान न मान लिया जाए, इसलिए क्लासरूम में, ऑफिस में, हॉस्टल या बहस में लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं। और तीसरा है विवाद से पूरी तरह से दूरी बना के रखना। इसमें सबसे बड़ा डर तो सामाजिक बदनामी का है। इसमें कानून का असर सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहता, समाज में नाम खराब होता है, नौकरी पर असर पड़ता है, परिवार की इज्जत पर सवाल उठता है और सालों तक मुकदमा लड़ना पड़ता है। भले ही बाद में आरोप गलत साबित हो जाए, लेकिन नुकसान तब तक तो हो चुका होता। और नतीजा क्या निकलता है कि एक ऐसा वर्ग जो पढ़ा लिखा है, जो तर्क करना चाहता है, जो लोकतांत्रिक बहस में विश्वास रखता है, वह सोचने लगता है बोलने से अच्छा है कि चुप रहना। यही चुप्पी धीरे धीरे डर में बदल जाती है। लेकिन यह बात समझना जरूरी है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि एससी एसटी कानून गलत है या उसे हटाया जाना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि कानून सुरक्षा भी दे और निष्पक्षता का भरोसा भी बनाए रखे। आइए अब समझते हैं कि संतुलन क्यों जरूरी है। अगर कानून से एक वर्ग सुरक्षित हो लेकिन दूसरा वर्ग डरा हुआ रहे तो समाज में संवाद खत्म हो जाता है, भरोसा टूटता है और ध्रुवीकरण बढ़ता है। एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया में संतुलन, जांच में निष्पक्षता और गलत इस्तेमाल पर सख्ती, ये सब उतना ही जरूरी है, क्योंकि न्याय का मकसद सुरक्षा देना है, डर पैदा करना नहीं। एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून के बाद समाज में जो डर, चुप्पी और दूरी बनी, वही माहौल धीरे धीरे कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों तक पहुंचा। क्लासरूम, हॉस्टल, रिसर्च गाइडेंस और स्टूडेंट टीचर रिलेशन, हर जगह यह सवाल उठने लगा, अगर भेदभाव हुआ तो उसे रोका कैसे जाए। इसी सवाल का जवाब देने के नाम पर यूजीसी 2026 के नए बिल सामने आते हैं। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नए नियम अधिसूचित किए। इसका पूरा नाम रखा गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। यूजीसी का दावा था कि अब कैंपस में कोई भी छात्र, कोई भी शिक्षक, कोई भी कर्मचारी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि यूजीसी ने अपने 2012 के पुराने नियमों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब सवाल उठता है 2012 के नियमों में क्या कमी थी और नए नियम क्यों लाए गए। आइए समझते हैं कि 2012 के नियमों में क्या ऐसा था। भेदभाव की परिभाषा काफी व्याप्त थी। किसी एक जाति या वर्ग का नाम लेकर अलग से नियत नहीं बनाए गए थे। यानी अगर किसी छात्र के साथ धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र या किसी और वजह से अनुचित व्यवहार होता है तो वह भेदभाव माना जाता था। इन नियमों में शिकायत का प्रावधान था, आंतरिक समितियां थी और विश्वविद्यालय को जिम्मेदार ठहराया गया था। यानी नियम थे, लेकिन यूजीसी के मुताबिक वे पर्याप्त प्रभावी नहीं थे और आत्महत्याओं जैसी घटनाओं को रोक नहीं पाए। यूजीसी 2026 के नियमों में सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव यह किया गया कि जातिगत भेदभाव की एक अलग, साफ और लिखित परिभाषा जोड़ दी गई। पहले यानी 2012 के नियमों के अनुसार 2026 के नियमों में यूजीसी ने कहा, अगर एससी एसटी या ओबीसी वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ उसकी जात के कारण कोई भी गलत या भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है तो उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। यहाँ दो बातें साफ हो जाती। पहली,
अब भेदभाव की बात सामान्य नहीं रही, उसे जाति से जोड़कर परिभाषित किया गया। दूसरी, इस परिभाषा के केंद्र में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को रखा गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि यूजीसी ने ऐसा क्यों किया। यूजीसी का तर्क यह है कि भारत में जातिगत भेदभाव का इतिहास रहा है, खासकर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में। कुछ वर्गों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, इसलिए सामान्य नियम काफी नहीं थे। टारगेटेड सुरक्षा जरूरी थी, यानी जिसे ज्यादा खतरा है उसे ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए। फिर सवाल पैदा होता है कि विवाद आखिर क्यों शुरू हुआ। यहीं से सवाल उठने लगे। कई लोगों ने पूछा, क्या भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के साथ ही हो सकता है? क्या जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव संभव नहीं है? अगर किसी छात्र को उसकी भाषा, क्षेत्र या पहचान के कारण अपमानित किया गया तो क्या वह कम गंभीर मामला होगा? यानी समस्या यह नहीं थी कि एससी, एसटी और ओबीसी को सुरक्षा क्यों दी जा रही है, समस्या यह थी कि भेदभाव की परिभाषा में बाकी लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया। और यहीं से विवाद की जड़ बनती है। कुछ लोगों को डर यह लगने लगा कि नई परिभाषा एक तरफा सुरक्षा देती है, इससे संतुलन बिगड़ सकता है और आगे चलकर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए कहा जाने लगा कि नियम अच्छे इरादे से बने हैं, लेकिन परिभाषा ने ही बहस खड़ी कर दी। यूजीसी 2026 के नए नियमों में नियम 3C सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस नियम के अनुसार अगर एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ उसकी जाति या जनजाति के कारण कोई भी गलत या भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। इस परिभाषा को ध्यान से देखें तो एक बात साफ नजर आती है, इसमें जनरल कैटेगरी का कहीं भी जिक्र नहीं है। यानी परिभाषा कुछ वर्गों को स्पष्ट सुरक्षा देती है, लेकिन बाकी वर्गों के लिए वही सुरक्षा लिखित रूप में दिखाई नहीं देती। और यहीं से वो सवाल खड़े होते हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि क्या भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी या ओबीसी के साथ ही हो सकता है? क्या जनरल कैटेगरी के किसी छात्र या शिक्षक के साथ कभी जाति, भाषा, क्षेत्र या पहचान के कारण भेदभाव नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए कि वह किसी जनरल व्यक्ति के साथ हुआ? कानूनी जानकार ये भी पूछते हैं कि अगर कानून का मकसद भेदभाव रोकना है तो परिभाषा सभी के लिए समान क्यों नहीं? उनका तर्क है कि भेदभाव का असर हर इंसान पे पड़ता है, पीड़ा जाति देखकर नहीं होती, इसलिए कानून भी जाति देखकर अलग अलग क्यों? कानूनी विशेषज्ञ यहाँ यूजीसी के 2012 के पुराने नियमों की याद दिलाते हैं। उन नियमों में भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक थी, उसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, शारीरिक स्थिति सब शामिल थे और वह किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। इसलिए सवाल उठता है, जब पुराना नियम हर तरह के भेदभाव को कवर कर रहा था तो फिर नई सीमित और अलग परिभाषा जोड़ने की क्या जरूरत है? आलोचकों का डर यह है कि अलग अलग परिभाषाएं समाज को श्रेणियों में बांट सकती, सुरक्षा देने की कोशिश कहीं असंतुलन पैदा न कर दे और कानून बराबरी लाने के बजाय नई दूरी न बना दे। नियम 3C का इरादा भेदभाव रोकना है, इसमें शक नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुरक्षा सबके लिए समान होनी चाहिए या कुछ वर्गों के लिए अलग अलग परिभाषाएं बनाना सही रास्ता है? और यही सवाल यूजीसी 2026 के पूरे विवाद का केंद्र बिंदु बन गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यूजीसी 2026 के नए नियमों पर एक बहुत सीधा और तार्किक सवाल उठाते हैं। उनका कहना है, यूजीसी के पास पहले से ही एक ऐसा नियम मौजूद था जो हर तरह के भेदभाव को कवर करता था, तो फिर अलग से जाति आधारित परिभाषा जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? विष्णु शंकर जैन इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए दक्षिण भारत का कोई छात्र उत्तर भारत के किसी कॉलेज में पढ़ने आता है और वहाँ उसे उसकी भाषा, उच्चारण या क्षेत्र को लेकर अपमानित किया जाता है। अब इस मामले में आरोपी और पीड़ित की जाति साफ भी नहीं है, फिर भी रेगुलेशन 3(1)E इस मामले को भेदभाव मानकर सुलझा सकता था। उनके शब्दों में भेदभाव साबित करने के लिए हर बार जाति की पहचान जरूरी नहीं होती। उनका मानना यह था कि इससे कानून संकुचित हो सकता है और कुछ मामलों में भेदभाव साबित करना और ज्यादा जटिल हो सकता है। विष्णु जैन की आपत्ति सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है। आज कई बड़े यूनिवर्सिटी कैंपसों में दीवारों पर गालियां लिखी जाती हैं, कुछ खास समाज को निशाना बनाकर टारगेट किए जाते हैं और नारे लगाए जाते हैं। धमकी भरी और अपमानजनक भाषा खुलेआम दिखती है। यह सब अब कैंपस के माहौल का हिस्सा बनता जा रहा है। कई शिक्षक इस हालात को लेकर गंभीर चिंता जताते हैं। उनका साफ कहना है, यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, यह विश्वविद्यालय की अकादमिक गरिमा को नुकसान पहुंचाने जैसा है। यूनिवर्सिटी का असली काम ज्ञान देना और सोच विकसित करना है। सवाल पूछना और बहस करना शिक्षा की आत्मा है। लेकिन जब कैंपस का माहौल डर से भरा हो, टकराव और आरोपों से घिरा हो तो पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। खुली चर्चा बंद होने लगती है और शिक्षा की गुणवत्ता धीरे धीरे गिरने लगती है। विष्णु शंकर जैन की आपत्ति सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ नहीं है। उनकी मूल बात बस इतनी है, भेदभाव को रोकने की कानून मजबूत होना चाहिए लेकिन संतुलित भी होना चाहिए। ऐसा कानून जो सबको सुरक्षा दे और किसी को डर के साए में न जीने के पर मजबूर करे। अब जरा एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी घटना समझिए। यह बात तब की है जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था। हमारे स्कूल में उस समय स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे थे। क्लास में हर तरह के बच्चे थे, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी से। जो टीचर फॉर्म भरवा रहे थे वे खुद एससी समुदाय से आते थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, नाम, पिता का नाम, पता। फिर अचानक
वह सवाल आया जो अक्सर चुपचाप पूछ लिया जाता है, तुम्हारी जाति क्या है। क्लास की एक लड़की इस सवाल पर थोड़ी झिझक गई, क्योंकि क्लास के सामने यह सवाल आज भी आसान नहीं होता। उसी पल मेरे एक दोस्त ने बिना किसी बुरे इरादे के, बिना किसी अपमान की सोच के वह जात जोर से बोल दी और उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। लड़की रो पड़ी, क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर ने तुरंत टोका और कहा, ऐसे नहीं बोलते। मेरे दोस्त ने बहुत शांति से जवाब दिया, सर मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने वही कहा जो फॉर्म में लिखा जाना था। मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। और यही एक बहुत बड़ा फर्क सामने आया। इरादा गलत नहीं था, लेकिन असर बहुत गहरा था। उस दिन हमें यह समझ आया कि कुछ शब्द कागज पर सिर्फ जानकारी होते हैं, कानून में सिर्फ पहचान होते हैं, लेकिन समाज में वे दर्द, अनुभव और पुरानी यादें साथ लेकर आते हैं। इसलिए जात सिर्फ कानूनी पहचान नहीं है, यह संवेदनशीलता, अनुभव और सम्मान से जुड़ा मामला है। और यही वजह है कि जात से जुड़े मुद्दे सिर्फ कानून बनाकर पूरी तरह नहीं सुलझाए जा सकते। इन्हीं सवालों, इन्हीं आशंकाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी 2026 के नए नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा, नए नियमों में कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं, इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और अगर इन्हें बिना संतुलन के लागू किया गया तो ये समाज को बांट सकते हैं। अब यह मामला 3 जजों की बेंच के सामने है और देश की निगाहें फैसले पर टिकी है। इसमें कोई शक नहीं कि भेदभाव रोकने वाले कानून जरूरी है, लेकिन कानून ऐसे हो जो सुरक्षा दे, डर न फैलाए और सवाल पूछने या बहस करने को अपराध न बना दे। क्योंकि याद रखिए, बराबरी डर से नहीं आती, बराबरी आती है न्याय, संतुलन और आपसी विश्वास से। अब सवाल आपसे है, क्या यूजीसी 2026 के नियम वाकई समानताएं लाएंगे या ये समाज को और गहराई से बांट देंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा।